अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा बेशतर अजला में हफ्ते को अली सुबह तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला अगरचे के चंद घंटों तक जारी रहा, तहम बारिश की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। निज़ामाबाद ज़िले में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की वजह से कई दरख्त और बरकी खंभे उखड़ गए। बाज़ मकामात पर मकानात के टीन के छत भी उड़ गए। बारिश की वजह से हैदराबाद के कई इलाकों में बरकी की सरबराही मनक़ते हो गई और कई बरकी पोल्स को भी नुकसान पहुंचा। बरकी लाइन्स पर दरख्तों की शाखों के गिर जाने की वजह से शहर के कई इलाके घंटों तक तारीकी में डूब गए। इस दौरान महकमे बरकी के अहदेदारों के मुताबिक शहर में बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से कई दरख्त उखड़ गए और तकरीबन 22 बरकी पोल्स को नुकसान पहुंचा। इलाके जात चार मीनार, कुंडापुर, राजेंद्र नगर, सरू नगर, सैफाबाद, आजमाबाद वगैरह में बरकी लाइन्स पर दरख्तों की शाखों के गिरने की वजह से काफ़ी देर तक बरकी की सरबराही मजदूद रही। तेज़ हवाओं और बारिश के बायस 11 केवी फीडर्स में भी खलल पड़ा। ताहम महकमे बरकी के अहदेदारों ने फौरी तौर पर बरकी की बहाली के काम अंजाम दिए। जिन इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया था वहाँ एहतियाती तौर पर बरकी की सरबराही मनक़ते कर दी गई थी। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर बरकी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर मुतला किया कि ग्रेटर हैदराबाद के कई इलाकों में सुबह के वक्त बारिश की वजह से बरकी की सरबराही में मामूली खलल पड़ा, क्योंकि लाइन्स पर दरख्तों की शाखें गिर गई थी और चंद मकामात पर बरकी पोल्स को भी नुकसान पहुंचा। अजला सिद्दीपेट, मेदक, सिरसिला, कामारेड्डी, जंगांव, हनमकुंडा, वरंगल, निज़ामाबाद और दीगर अजला में भी बारिश की इतलात है। हज़ारों एकड़ पर धान और आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। निज़ामाबाद ज़िले के इंदुलाई, आलूर, रंजल, माकलोर, आरमूर, निज़ामाबाद रूरल में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से धान को काफ़ी नुकसान हुआ। वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने कल और आज गैर मौसमी बारिश और सालाबारी से फसलों के नुकसान के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने हुक्काम को फसलों के नुकसान की मुकम्मल रिपोर्ट देने की हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अगले 3-4 दिनों तक बारिश के इम्कानात हैं, इसीलिए खरीदी मराकिज़ के एहतियाती इक़दाम करने का अहदेदारों को उन्होंने मशवरा दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 10 साल की BRS हुकूमत में मेदक की आवाम का कुछ भला नहीं हुआ। मेदक में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी 10 साल वज़ीर आज़म थे और KCR वज़ीर आला रहे। इन 10 सालों में कितनी सनतें लाई गईं जो तरक्की की है, इस पर वोट मांगे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि KCR का काम ख़त्म हो चुका है। KCR की कार यानी BRS का इंतखाबी निशान कार कारखाने में चली गई है, इसको जंग लग चुका है और इसको कबाड़ी को ही फ़रोख्त करना होगा। उन्होंने कहा कि KCR को कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने के बारे में
अपनी सोच खत्म करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की या तोड़ने की कोशिश की जाती है तो वो एक हाई टेंशन करंट वायर की तरह है, काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को छूने वालों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। ఎమ్మెల్యేగా దుబ్బాకలో అక్కడి ప్రజల్ని అక్కడి రైతులను వంచిస్తే ఆ ప్రాంత ప్రజలు తిరస్కరించిన రఘునందన్ రావు మళ్ళీ రంగు మార్చి మెదకు పార్లమెంట్ లో ఓట్లేయమని అడుగుతున్నాడు. నేను అడుగుతున్న రఘునందన్ రావుకు ఓటేసి ఒకవేళ ఎంపీ అయితే నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి కాకుండా చంద్రమండలానికి ఏమైనా రాజు అవుతాడా? ఈ 10 ఏళ్ళు నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడు కదా, ఈ మెదకు ప్రాంతానికి ఒక్క పరిశ్రమ అయినా ఇచ్చిండా అని చెప్పి నేను బీజేపీ నాయకులను అడుగుతున్నా. నేను సూటిగా సవాలు విసురుతున్నా. ఈరాల బీజేపీ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళకు మా మిత్రుడు చెప్తున్నాడు, పద్మశాలీల మీద జిఎస్టీ తీసుకొచ్చి ఇవాళ చేనేత పరిశ్రమను కుప్పగూల్చిండు, చిన్న పరిశ్రమలు అన్ని కూడా మూతపడ్డాయని చెప్పి ఇక్కడ ఒక నిరుద్యోగ యువకుడు చెప్తున్నాడు. నేను అడుగుతున్నా, నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రిగా 10 ఏళ్ళు ఉన్నాడు, ఈ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా 10 ఏళ్ళు ఉన్నాడు, ఈ తన్నీరు హరీష్ రావు 10 ఏళ్ళు రాష్ట్ర మంత్రిగా ఉన్నాడు. 10 ఏళ్ళు అధికారం వెలుగబెట్టిన వీళ్ళు ఈ మెదకు పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో తెచ్చిన పరిశ్రమలెన్ని, ఇచ్చిన ఉద్యోగాలెన్నో లెక్క చెప్పిన తర్వాత तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के बरखी सरबराही के दावे आज उस वक्त खोखले साबित हुए जब भट्टी विक्रमार्का के प्रोग्राम के दौरान ही बरखी चली गई। शहर में गैर मौसमी बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकामात से बरखी चले जाने की इतलात मौसूल होने पर वजीर बरखी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ट्वीट करते हुए आवाम को बताया था कि बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बरखी मजदूद रही, लेकिन शाम 7 बजे के करीब भट्टी विक्रमार्का जब सीपीआई के दफ्तर पहुंचे तो कायदीन से मुलाकात के वक्त ही बरखी चली गई, जबकि बारिश के रुकने के 10 घंटे बाद वजीर मौसूफ को इस तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। साबिक रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुसलमान यतीम हो गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बोधन के साबिक रुकन असम्बली शकील आमिर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करते हुए उन्हें हरासा किया जा रहा है। महमूद अली ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से केसीआर दौरे हुकूमत में मसाजिद के निज़ाम से मुतालिक दिए गए बयान को मज़ाक़ ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS कभी भी फ़िरक़ा वाराना सियासत नहीं करती और ना ही कभी BJP की हिमायत करेगी। फिर इलेक्शन MP इलेक्शन आ रहा है, लोग बोलने वाले बहुत बोलते हैं। खुद रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि केसीआर साहब ने 12 मस्जिदें तोड़ी। अरे भाई, एक मस्जिद को भी कभी हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेक्रेटरीट की एक ही मस्जिद है जिसे तोड़ के नहीं बनाना था, क्योंकि आप देख रहे हैं सेक्रेटरीट कैसा है। मैं खुद प्रैक्टिकल आपको बताना चाहता हूँ। एक बार डेलीगेशन आया था, दुबई का डेलीगेशन आया था, कुछ मिडल ईस्ट के और लोग हम भी थे। वो डेलीगेशन में जो है CM साहब से मिलने के बाद, क्योंकि माइनॉरिटी मिनिस्टर मैं था, मेरे से मिलने आए, मैं उन्हें सीआफ करने के लिए नीचे आया तो वो मिडल ईस्ट के लोग जो थे ना, अरबी में उनके जो सफ़ीर आए थे ना, उनसे बात कर रहे थे, ये स्टेट बहुत गरीब स्टेट है क्या? सेक्रेटरीट देखने के बाद तो किसी ने उनसे पता नहीं, ये निज़ाम स्टेट है, बहुत पैसे वाली स्टेट। अरे ऐसा कैसा इनका सेक्रेटरीट है, एक मिनिस्टर एक तरफ, एक मिनिस्टर एक तरफ, एक ऑफिसर एक तरफ। तो इसलिए CM साहब का जहन था कि अच्छा सेक्रेटरीट होना चाहिए, लोग आने के बाद हमारी स्टेट की रिस्पेक्ट बढ़ना चाहिए। वो सेक्रेटरीट बनाने के लिए वो डिमोलिश करने की बात है, तो एक मस्जिद तो मंदिर डिमोलिश। उस वक्त यकीनन हमने भी थोड़ा कोताही की है। अगर हमारे उलमा को बुला के हम फिर से सामने रख के दुआ हुआ करने के बाद जिस तरीका था प्रोसीजर, उसके जानिमाज जो भी चीज़ें थे, जानिमाजें तो उठा दी गई थी कुरान, मगर उलमा को नहीं बुलाया गया था। बुलाते तो वो भी हम पे इल्ज़ाम नहीं आता था। मगर होने वाले चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को जाहिर भी कर रहे थे, वो भी गए। ठीक है, हमें मुबारकबाद देते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। आप इंसाफ कीजिए। आप उस वक्त तो अपने ज़बान से लोगों को बहकाए मुसलमानों को कि मैं केसीआर से ज़्यादा सेकुलर हूँ। आप बताइए इतने साल में आप क्या करें? मैं ये तो 6 गारंटी के बारे में बताना चाहता हूँ बस। और दूसरा जो वायदे करे, देखिए आप, पहली गारंटी जो है महालक्ष्मी 2500 रुपये
महिला को पेंशन देने की बात की। आप बताइए, 100 डेज का वायदा करें, किसी महिला को 1 रुपया पेंशन मिला? गैस का सिलेंडर बात करें, किसी गरीब आदमी को गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिला? एक आरटीसी बस में सफ़र करने की बात की, वो आरटीसी की बस का तो सफ़र दे रहे हैं, वो भी जितने नाकारा बसेस है और जो बसेस कंडीशन में नहीं है वो बसेस गरीबों के लिए छोड़ा गया है, बहनों के लिए हमारे। जो तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज मुशीराबाद असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने जीप में बैठकर मकामी अफराद से मुलाकात की और उनको वोट देने की अपील की। किशन रेड्डी हल्के लोकसभा सिकंदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने आज इस इंतखाबी मुहिम के दौरान अडिकमेट, हनुमान मंदिर, VHT, RTC कल्याण मंडपम, रामनगर एक्स रोड और दीगर इलाकों का अहाता किया। उन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात भी की और मोदी हुकूमत के 10 सालों के कारनामों को उजागर किया। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपोजिशन लीडर की तरह बात कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिकस्त के 5 महीने में ही KCR और KTR ने शिकस्त कबूल कर ली। कविता के शराब स्कैम, फोन टैपिंग से BRS परेशान हो चुकी है। BRS पार्टी कामयाब अरकान असेंबली को संभालने में नाकाम KCR किस मुंह से पार्लियामेंट इंतखाबात में वोट मांग रहे हैं। 50 ఏళ్ల పైనున్నోళ్ళు ఎవరు కూడా బతకరు. భారతదేశంలో 50 కోట్ల మందికి పైగా చనిపోతారని అనేక రకాలుగా మాట్లాడారు. అవమానం చేస్తూ మాట్లాడారు, భారతదేశాన్ని అవహేళన చేస్తూ మాట్లాడారు. వీళ్ళ దగ్గర డాక్టర్లు లేరు, బెడ్స్ లేవు, మందులు లేవు, ఆక్సిజన్ కాన్సెంట్రేటర్స్ లేవు, PPE కిట్స్ లేవు, చివరకు మాస్కులు కూడా లేవు, మరి వెంటిలేటర్స్ ఉచిత బియ్యం ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. 3 సంవత్సరాలు అయింది. మరొక దిక్కు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అయోమయ పరిస్థితిలో ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ రెడ్డి గారు నిన్న జరిగిన బహిరంగ సభల్లో గ్యారెంటీల విషయంలో అబద్ధాలు ఆడుతా ఉన్నాడు, మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడేమో हल्का लोकसभा महबूब नगर की बीजेपी उम्मीदवार DK अरुणा ने उनके खिलाफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि न सिर्फ चीफ मिनिस्टर बल्कि हुक्मरान पार्टी के कायदीन भी उन्हें खातून होने की वजह से निशाना बना रहे हैं और रेवंत रेड्डी ने गैर जिम्मेदाराना अंदाज में उनके ताल्लुक से तबसरा किया है कि उन्हें मालूम रहना चाहिए कि वो रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले महबूब नगर की दुख्तर होने की वजह से चीफ मिनिस्टर को उनसे हसद हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ रेवंत रेड्डी की तनकीदों का हवाला देते हुए DK अरुणा ने चीफ मिनिस्टर से पूछा कि नोट बराए वोट केस में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद अब वो किस हैसियत से वज़ीर आज़म पर तनकीद कर रहे हैं। నన్ను కింద వేసి తొక్కుతానంటే ఒక్కసారి ప్రతి ఆడబిడ్డ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. వీళ్ళ గుణం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరి చేతులెక్కి నమస్కారం చేసి కోరుకుంటా ఉన్న పారామూరు ప్రజలందరినీ కూడా ఈ రోజు మీ అక్కని, మీ చెల్లెల్ని వాళ్ళు అవమానిస్తా ఉంటే, ఒక పారామూరు ఆడబిడ్డను అవమానించి కేవలం ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఆయన ఈ రోజు అరుణమ్మని చూస్తే అడ్డగోలుగా మాట్లాడుకుంటూ ఇవాళ అడ్డుకోవాలని చూస్తుంటే దయచేసి జిల్లా ప్రజలంతా అర్థం చేసుకోవాలని మరోసారి కోరుకుంటూ కాంగ్రెస్ వాళ్ళని నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ భాష మానుకోకుంటే, ఈ భాష మార్చుకోకపోతే దానికి తగినటువంటి మూల్యం మీరు చెల్లించక తప్పదని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. ఖబర్దార్ ఇంకోసారి ఇటువంటి భాష మాట్లాడితే, నీ ఇంట్లో ఆడబిడ్డలు ఉంటే ఈ భాష ఇంకోసారి నువ్వు మాట్లాడు. నీ ఇంట్లో కనుక ఆడపడుచులు ఉంటే ఈ భాషని ఇంకోసారి మాట్లాడు. నీ ఇంట్లో ఆడపడుచులు లేకుంటే నువ్వు ఈ భాష మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడతావు. గుర్తుపెట్టుకో. పార్లమెంట్ గెలిపేయాలని నరేంద్ర निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और TPCC के सदर रेवंत रेड्डी भी बहुत से दीगर कायदीन की तरह जल्द ही जाफरानी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हफ्ते को मीडिया से खिताब करते हुए अरविंद ने कहा कि कांग्रेस के सोशल मीडिया सरबराह और दीगर ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया सरबराह बीजेपी में शामिल हो गए। कल मिलिंद थे और उससे पहले जिंदाल और चौहान। आज या कल रेवंत रेड्डी ही होंगे जो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। కాంగ్రెస్ వాడు ఆల్ ఇండియా సోషల్ మీడియా హెడ్ బీజేపీలకు వేయండు. నిన్న మిలింద్ దేవరా వేయండు, మొన్న జిందాల్ వేయండు, అంతకంటే ముందు చవాన్ వేయండు, రేపు వేయండు రేవంత్ పోతారట.
ఈ ప్రశ్నలన్నీ జీవన్ రెడ్డి గారే కాదు. हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस ने आइंदा माह 13 तारीख को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले अमले की तवील मुद्दती छुट्टी मंसूख करने के अहकाम जारी किए। गैर मुल्की सफ़र की इजाज़त लेने वालों के साथ छुट्टी पर जाने वालों को भी फौरी तौर पर ड्यूटी ज्वाइन करने का हुक्म दिया गया। दूसरी जानिब रोनाल्ड रॉस ने एक बयान में कहा कि अखबारात, ब्रॉडकास्ट मीडिया, सोशल मीडिया, सिनेमा थिएटर्स, रेडियो इश्तिहारात, बड़ी तादाद में मज़ामीन और किताबचे की प्रिंटिंग के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की इजाज़त लेनी होगी। तेलंगाना के ज़िले निर्मल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ताल्लुक़ रखने वाली 11 तालिबात नरसापुर मंडल मुस्तकर में अपने हॉस्टल में रात का बासी खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। 3 हफ्तों के वक्फे में इस तालीमी इदारे में इस तरह का यह दूसरा वाक़या है। KGBV के इंचार्ज स्पेशल ऑफिसर वनीता ने बताया कि रात 10 बजे रात के खाने के बाद 11 तालिबात ने पेट में दर्द और इसहाल की शिकायत की। 3 तालिबात को निर्मल के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। 7 तालिबात को उनके वालिदैन की दरख्वास्त के मुताबिक घर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि फूड पॉइजनिंग के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वालिदैन ने स्कूल में वक्फे से फूड पॉइजनिंग पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुक्काम से इस मसले को हल करने के इक़दाम की दरख्वास्त की। నర్సాపూర్ సిహెచ్సిలో చూపించాను. అందులో ముగ్గురు ప్రాథమిక చికిత్స తర్వాత వారిని మళ్ళీ హాస్పిటల్లో ఉంటాము. ఒక ముగ్గురికి స్టమక్ పెయిన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల లోకల్ ఏరియా హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాము. వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఓన్లీ స్టమక్ పెయిన్ కంప్లైంట్తో ముందు జాగ్రత్తగా చర్యగా ఇక్కడ తీసుకొచ్చాము. డాక్టర్ ట్రీట్ చేస్తున్నారు. ఒక 1 అవర్లో వారికి రిలీఫ్ వస్తుంది. साबिक वजीर और रुकन असम्बली टी हरीश राव ने तेलंगाना में सरकारी हॉस्टल्स में समेत ग़िज़ा के मुतवातिर वाक़यात पर अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि भोनगिर गुरुकुल हॉस्टल में मिलावटशुदा खाने के बाद प्रशांत नामी तालिब इल्म की मौत हो गई थी। उसके बाद समेत ग़िज़ा का एक और वाक़या सामने आया। उन्होंने कहा कि जुमे को ज़िले निर्मल के नरसापुर मंडल हेडक्वार्टर्स में एक अकामती स्कूल की 11 तालिबात को समेत ग़िज़ा से मुतासिर होने के बाद दवाखाने में शरीक करवाया गया। उन्होंने कहा कि इस किस्म के वाक़यात से तेलंगाना में अकामती स्कूल्स के तई कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही जाहिर होती है, जो BRS के दौर में मुल्क भर में मिसाली स्कूल बन गए थे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुतासिरा तालिबात को फौरी बेहतर इलाज फराहम करें और इस किस्म के वाक़यात का आदा ना होने देने के लिए इक़दाम किए जाएँ। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वैएस शर्मिला ने आज कड़पा लोकसभा हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चे नामजदगी के दस्तावेजात के सेट हवाले किए। उनके साथ उनके चचाजाद बहन वाईएस सुनीता भी थी। कमलदी शर्मिला, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर हैं, उन्होंने ज़िले कड़पा के एडुपुलापाया में वाक़ अपने वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी की समाधि पहुंचकर उनको खिराज पेश किया। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कड़पा के अवाम बेहतर फैसला देंगे। वाज़ेह है कि शर्मिला मौजूदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज इम्तिहानात 2023 में मुल्क भर में तीसरा रैंक हासिल करने वाली तालिबा डी अनन्या रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से हफ्ते को उनकी रिहाइशगाह पर खैर सुगाली मुलाकात की। ज़िले महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाली अनन्या रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में तीसरा रैंक हासिल करने के लिए अनन्या को मुबारकबाद दी और अवामी खिदमात में एक बेहतर करियर के आगाज़ के लिए उनसे नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वुज़रा डी श्रीधर बाबू और पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा साबिक वज़ीर पी महेंद्र रेड्डी, ज़िले महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस अरकान असम्बली और कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। शहर में एक नकली डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ है, जो इलाज के नाम पर लोगों को ठग रहा था। पुलिस ने 41 साला असलम शफ़ी सैयद नामी नकली डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया, जो बहादुरपुरे का रहने वाला बताया गया। इसके पास मुख्तलिफ अशिया जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक असलम शफ़ी का ताल्लुक़ रियासत उत्तर प्रदेश से है और वह अपने अरकान ख़ानदान के साथ हैदराबाद में मुकीम है। वो साबिक़ में रेड्डी फाइन हेयर ट्रांसप्लांट एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर गच्चीबौली में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर चुका है। इसके पास कोई मुस्तनिद मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। बादज़ां उसने 2 माह कबल अपना दवाखाना खोल लिया था और हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा था। बावसूख ज़राए की इत्तला पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने एएस राव नगर, मेडचल, मलकाजगिरी जिले में वाक़े एशियन ब्लड सेंटर नामी ब्लड बैंक के जरिए खून के अज्जा बशमूल सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, पैक आरबीसी और प्लाज्मा की गैर कानूनी तैयारी और सप्लाई के मामले को बेनकाब किया। खून के अज्जा की गैर कानूनी तैयारी और फरोख्त से मुतालिक इतला की बुनियाद पर ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने प्लॉट नंबर 2 पर वाक़े ब्लड बैंक एशियन ब्लड सेंटर के अहाते पर छापा मारा। एशियन ब्लड सेंटर को ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ इंसानी खून को जमा करने, प्रोसेसिंग करने और तकसीम करने की इजाज़त दी थी। ब्लड सेंटर को खून के अज्जा जैसे कि सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, पैक आरबीसी, प्लाज्मा वगैरह तैयार करने और तकसीम करने का इख्तियार नहीं था। आजकल नौजवानों में रातों रात शोहरत हासिल करने के लिए रील्स बनाने का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसी ही एक कोशिश में नौजवान की मौत हो गई। यह वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के जानपाड़ बंदा के गांव के खैरादा में वाक़े हाई स्कूल में जुमेरात की शाम को पेश आया। ज़राए के मुताबिक 21 साला शिवम कुमार एक स्कूल की छत पर खंबे से नीचे की तरफ लटक कर 2 हाथों से 2 ईंट लेकर वर्जिश कर रहा था। उनके दोस्त इस मंजर की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इस दौरान पोल नौजवान का वज़न नहीं संभाल पाया और टूट गया, जिसके नतीजे में शिवम कुमार की मौत हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि इंडिया ग्रुप अपने बदउनवान लोगों को बचाने के लिए मुत्तहिद हुआ है, लेकिन अवाम ने उन्हें इंतखाबात के पहले मरहले में ही मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। मराठवाड़ा के इलाके नांदेड़ में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इंडिया ग्रुप के लीडर खुद को बदउनवानियों के इल्ज़ामात से बचाने के लिए मुत्तहिद हुए हैं, लेकिन अवाम ने वोटिंग के पहले मरहले में उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। साथियों, कांग्रेस गरीब, दलित, वंचित, मजदूर, किसान के विकास के सामने हमेशा दीवार बनके खड़ी है। आज भी एनडीए सरकार गरीब के लिए कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है। आजादी के 6 दशकों बाद पहली बार हमने करोड़ों गरीब महिलाओं को शौचालय देने का अभियान शुरू किया। तब कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले लोग उसका मजाक उड़ाते थे। मैंने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पहली बार बैंक खाते खुलवाए। तब ये लोग कहते थे कि गरीब बैंक खाते को क्या करेगा। हम देश में डिजिटल इंडिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या उत्तर प्रदेश में तामीर होने वाली राम मंदिर के हवाले से कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद पर शदीद तनकीद की। रामलला की तकदीस के प्रोग्राम से मुतालिक दावतनामे को मुस्तरद करने पर अपोजिशन पर तनकीद करते हुए मध्य प्रदेश के दमोह में इंतखाबी रैली में कहा कि इकबाल अंसारी, जिन्होंने सारी जिंदगी हिंदुओं के खिलाफ लड़े, रामलला के प्रोग्राम में शिरकत की, लेकिन कांग्रेस ने इस दावत को मुस्तरद कर दिया। एक अंसारी परिवार है। 2 पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे थे। बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे थे। ये इकबाल अंसारी और उनके पिताजी, ये पूरे परिवार कितने ही दशकों से लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, तो इतने साल लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। जीवन भर लड़ाई लड़े थे। इतना ही नहीं, जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम। बिहार के भागलपुर में इंतखाबी जलसेआम से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के साथ ही अग्निवीर मंसूबे को खत्म किया जाएगा। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में सबसे ज्यादा रोजगार पर बात की और नौजवानों को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने का वादा किया। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग।
हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है। एक तरफ अंबानी, अदानी, देश का पूरा धन उनको दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, और जब आप इधर उधर देखोगे, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5, 10, 15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने, अदानी। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज केरला में हैं, जहां चिल्लाकोडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बेनी बेनन की हिमायत में उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। When there is violence against women, which you know that we women are facing across the nation, not only the central government in the BJP, but your state government also protects the culprits instead of punishing them. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾ അതിക്രമങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ, അത് കേന്ദ്രത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും നടക്കുമ്പോൾ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റും അവിടെ കുറ്റവാളികളെ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ കുറ്റവാളികളെ, അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്। आम आदमी पार्टी ने जेल में बंद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ करने की साजिश का इल्जाम लगाते हुए हफ्ते को कहा कि मोदी हुकूमत वजीर आला को इंसुलिन ना देकर उन्हें मारना चाहती है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में वाज़ेह तौर पर कहा कि जेल में केजरीवाल को ग्लूकोज, केला, टॉफ़ी वगैरह जैसी खाने की अशिया फराहम की जाएं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को एक बार भी नहीं दिखाया ताकि मुल्क के लोगों को सच्चाई का पता ना चल सके और बीजेपी के ईडी के झूठ को उनके सामने बेनकाब ना किया जा सके। 26 अप्रैल 2023 जब शरद चंद्र रेड्डी को 6 महीने हो जाते हैं, तब वो अचानक पलटी मारता है और 26 अप्रैल 2023 को वो बयान देता है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का कुछ हिस्सा, जिस बात को 20 जनवरी 2023 को इनकार कर रहा है, 26 अप्रैल 2023 को क्या, और उसकी बेल लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है। अब 8 मई 2023 को यही शख्स, 26 अप्रैल को सुन लीजिएगा, याद कीजिएगा, 26 अप्रैल 2023 को उसने कह दिया, हां कुछ हिस्सा हमने रिश्वत की देने की सहमति दी थी, 100 करोड़ की रिश्वत के कुछ हिस्से को हमने। शहरियत तरमीम कानून को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और आसाम हुकूमत से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने गुवाहाटी बाशिंदे हेरेन गोहेन की तरफ से पेश की गई दरखास्त पर गौर करने के बाद मरकज़ और आसाम हुकूमत से इस सिलसिले में जवाब तलब किया है। दरखास्त में कहा गया कि शहरियत तरमीम कानून आइन के बरहक से ये वाज़ेह तौर से तफरीक आमेज़, गैर कानूनी और आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। गोहिन की तरफ से अदालत में पेश एक वकील की दलीलों को सुनने के बाद अदालत उस्मा ने रियासती हुकूमत और मरकज़ी वज़ीर दाखिला को नोटिस जारी किया। मशहूर सनतकार और टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क ने अपना हिंदुस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया है। मस्क हिंदुस्तान के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले थे और जुनूबी एशियाई मार्केट्स में कंपनी के दाखिले के मंसूबों की नकाब कुशाई करने वाले थे। मस्क ने टेस्ला की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए 22 अप्रैल को तयशुदा हिंदुस्तान का दौरा मनसूख कर दिया है। बगदाद के जुनूब में इराकी सूबे बाबुल में वाक़े कालसो फौजी अड्डे पर धमाका हुआ। ये इतला स्पुतनिक ने इराकी सिक्योरिटी सर्विसेज के अहलकार के हवाले से दी। इजराइल ने बताया कि सूबे बाबुल के शुमाल में कालसो फौजी अड्डे पर धमाका हुआ, जिसकी नौइयत और वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।